क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 मतलब पार्ट 6 जो कि आपका है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक वॉल्यूम 1 का। उसमें एक टॉपिक है आपका सॉइल कंजर्वेशन, मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट पूसा एफएफएफ। तो एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फार्म्स एंड फ्रिज के बारे में, जो कि आपका एक करंट अफेयर है। जैसा कि मैं आपको टॉपिक के साथ साथ एक करंट अफेयर या फिर एक जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जरूर बताता हूं, जो कि आपके कृषि संबंधित क्षेत्र से होगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारा। इससे पहले की वीडियोस यदि आपने नहीं देखी हैं तो अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं चैनल पर जाकर और उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि क्या हो, इससे पहले के कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बहुत ही इजी एंड समझ लीजिए कि लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया गया है सभी वीडियोस में, तो समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आपको लगता है कि जो है स्पीड बढ़ा लेना है तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख भी सकते हैं आप लोग। मेरे ख्याल से तो आप वीडियो की स्पीड ना बढ़ाइए तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। वीडियो की स्पीड बढ़ाने से क्या होता है कि एट एट द टाइम तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, भूल जाना होता है। तो इससे अच्छा कि आप इत्मीनान से समझिए चीज़ों को और इत्मीनान से याद रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है ये लेक्चर आपका, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। इससे क्या होता है कि आपको और हमें दोनों क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मोटिवेशन मिलेगा तो चीज़ें जो है बहुत बेहतर होंगी समय के साथ। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सॉइल कंजर्वेशन क्या है। देखिए सॉइल कंजर्वेशन को आप हिंदी में बोलते हैं मृदा संरक्षण। क्या बोलते हैं? मृदा संरक्षण। मतलब मृदा को कैसे संरक्षित किया जाए, उसी से संबंधित चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी आपको। देखिए सॉइल कंजर्वेशन क्या है, ये एक तरीका है सॉइल को प्रिजर्व करने का। क्या है? ये एक तरीका है सॉइल को प्रिजर्व करने का। किसके अगेंस्ट प्रिजर्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 पॉइंट लिखे हैं, इनके अगेंस्ट जो है आपको सॉइल को संरक्षित करना है। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए सॉइल में, तो हम लोग सॉइल को कंजर्व कर लेंगे। पहली चीज है तो इरोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा डिपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपका सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, जो कचरा है, वो भी सॉइल के ऊपर जो है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ये सब डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। तीसरा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। ये नहीं कि सॉइल न्यूट्रिएंट खत्म हो जाए तो फिर सॉइल कंजर्व ही वो बैरन लैंड हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा उस सॉइल का रहने का। क्योंकि जब वहाँ पर कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस ही नहीं की जा सकेंगी तो सॉइल का मतलब ही क्या रह जाएगा। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, किसके अगेंस्ट सॉइल कंजर्वेशन करना है, वो लीचिंग। लीचिंग ना होने पाए, मतलब ये आपका किससे होता है, एक्सेस रन ऑफ की वजह से होता है आपका लीचिंग। मतलब पानी अगर बहुत ज़्यादा सॉइल के ऊपर बह रहा है, लगातार बह रहा है, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे सॉइल में। तो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, तो उसमें से क्या होगा, बह जाएगा। अच्छा, टॉप मोस्ट जो सॉइल होती है लेयर की, सॉइल की जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एक वर्ड से हम लोग जो है बोला जाता है, डिनोट किया जाता है, वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका फिफ्थ पॉइंट है जिसके अगेंस्ट आपको सॉइल कंजर्वेशन करना है, यूं कहें कि प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल करना है, तो वो है एक्सेसिव क्रॉपिंग। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्रॉपिंग भी नहीं कर देनी है, ओवर ग्रेजिंग भी नहीं कर देना है, बहुत ज़्यादा जो है चरा भी नहीं देना है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है पशु प्रेमी हो गए तो पता चला आपने जो है एक ही फील्ड पर जो है कई जो है सैकड़ों हजारों जो है अपने कैटल्स को भेज दिया और पूरा जो है चर भर डालें जो है। तो ऐसा भी नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, वहाँ भी जब ग्रासेस नहीं रह जाएंगी, वेजिटेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, इरोजन होगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन ना हो वहाँ पर, मतलब वाटर जो है स्टैगनेंट ना हो, उस जगह पर रुका हुआ ना हो, वो जो है रहे फिर बह जाए, या तो फिर जो है उसको क्या करिए, गली एंड इरोजन के मेथड से वाटर कंजर्वेशन कर लीजिए, जो कि हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था। देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन भी होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह जो है ना जो है छिड़काव करें, नहीं तो उससे भी क्या होता है, टॉक्सिक सॉल्ट वगैरह का एक्यूमुलेशन आता है और सॉइल फर्टिलिटी आपकी बेकार जाती है और मृदा संरक्षित नहीं हो पाएगी। तो इन सभी 8 जो फैक्टर मैंने आपको बताए जिसके अगेंस्ट आपको सॉइल कंजर्वेशन करना है, इनमें से आप 4-5 भी अगर याद रख लेते हैं तो बस समझ लीजिए कि बहुत है उतना। ठीक है, इसे समझ में आ जाएगा कि आपको जो है नॉलेज है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मतलब मूल सिद्धांत क्या है मृदा को संरक्षित करने के लिए, जिनके बेस पर आपको बताना है कि आपको मृदा को संरक्षण कैसे करना है। देखिए पहला, कि जो लैंड की जो क्षमता है, जो जमीन की आपकी जो क्षमता है, उसके हिसाब से आप उसका यूज करिए। ठीक है, पहला सिद्धांत ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि सॉइल को और सॉइल के मॉइस्चर को क्या करिए, संरक्षित करके चलिए, जिससे क्या हो, सॉइल आपकी बेकार ना हो। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाइए और एसिडिटी, एल्कलिनिटी और ड्रेनेज जैसी चीज़ों को जो है
करेक्शन करिए, मतलब इनको सही करिए। इन सब चीज़ों को देखिए कि एसिडिटी ना होने पाए, एल्कलिनिटी ना होने पाए, और ड्रेनेज सिस्टम जो है बेहतर बनाइए, जिससे क्या हो, आपकी क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेहतर तरीके से हो पाएँ और आपकी सॉइल आपकी बेहतर तरीके से यूज़ की जा सके। तो इस तरीके से आप जो है सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब बात करें लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब कि देखिए जो पहला आपका जो सिद्धांत था, अब इसी को जो है समझाया जा रहा है थोड़ा डिटेल में कि क्या है, कैसे जो है हम उसकी क्षमता को कैसे जानें और किस प्रकार उसका यूज करें। तो देखिए पहला सिद्धांत आपको क्या कहता है, ये कहता है कि जो ज़रूरत है, मतलब जो फर्स्ट रिक्वायर्ड थिंग है, मतलब जो फर्स्ट रिक्वेस्टेड थिंग है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मतलब अगर मृदा को संरक्षित करने के लिए जो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप जो है लैंड का एक प्रॉपर यूज़ करिए, मतलब वो एक सही मायने में उस लैंड का प्रयोग करें आप। अब उस प्रयोग को आप कैसे करेंगे सही मायने में, उसकी कैपेबिलिटी ऑफ लैंड को जानकर, मतलब उस पर्टिकुलर लैंड में, उस पर्टिकुलर खेत में कितनी क्षमता है। अब क्षमता किसके अनुसार मापी जाएगी, उसके लिए कुछ मेजर्स हैं, जैसे कि सॉइल के फीचर्स, स्ट्रक्चर देखिए, उसमें वाटर अवेलेबिलिटी देखिए, न्यूट्रिएंट्स देखिए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट देखिए। तो इन सब के बेसिस पर आप जो है उसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, इन कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से इनको फर्दर भी डिवाइड किया गया है कुछ ग्रुप्स में, तो अब उन्हीं के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किन ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। अब देखिए, पहला तो डिवाइड किया गया है इसको लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि खेती करने के लिए जो है आपको जो लैंड सुटेबल होगी वो कैसी होनी चाहिए, तो वो बताया यहाँ पर। कह रहा है कि ऐसी लैंड जो कि सुटेबल होगी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, उसके पास 4 क्लासेस होंगी। कौन सी 4 क्लासेस होंगी, उनमें 4 क्लासेस होंगी, तो कुछ लिमिटेशंस होंगी उनकी। तो जो लिमिटेशंस होंगी वो क्या क्या होंगी वो समझते हैं। पहला कि इरोजन बाय विंड एंड वाटर डिनोटेड बाय ई, मतलब कह रहा है आपसे, देखिए फिर समझिए इसको, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझिए कि कह रहा है कि सच लैंड इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो मतलब ये जो ग्रुप आपका डिवाइड किया गया है लैंड कैपेबिलिटी के बेसिस पे, तो पहला ग्रुप है आपका लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो ये जो आपका ग्रुप है ये सुटेबल है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, लेकिन इसको भी जो है 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है इनके लिमिटेशन के बेसिस पे। तो लिमिटेशन क्या है वो यहाँ पर 4 दी हुई हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि जो इरोजन होगा विंड और वाटर से, उसको हम डिनोट करेंगे ई से। तो पहली लिमिटेशन की ये जो है, ये जो सुटेबल लैंड है इसमें इरोजन एंड हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है, विंड एंड वाटर के थ्रू हो सकता है, तो उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं ई से। दूसरा इरोजन, दूसरा जो लिमिटेशन वो ये है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण भी जो है लैंड को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस क्रॉप को हम किस पैटर्न पे किस टाइम पर कल्टीवेट कर सकते हैं। तो दूसरा आपका ये लिमिटेशन हो गया। तीसरा लिमिटेशन ये हो गया कि वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ का वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, ड्रेनेज प्रॉब्लम क्या है वहाँ का, ठीक है। तो ये आपका एक लिमिटेशन हो गया। तीसरा कि सॉइल का लिमिटेशन, मतलब कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसा है, प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल कैसा है वहाँ का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, और इन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ये लैंड सुटेबल है या नहीं, या पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सुटेबल है या नहीं, ठीक है। दूसरा लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, बहुत सिंपल है, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ऐसी लैंड जो सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, और दूसरा ऐसी लैंड जो सुटेबल है नहीं है कल्टीवेशन के लिए, बस हो गया। और सुटेबल अगर है कल्टीवेशन के लिए तो किन पॉइंट्स को याद रखना है कि इन चीज़ों पे होने पर, मतलब वही देखिए, अगर आप कोई क्रॉप को उगाते हैं तो पहली बात तो ये देखते हैं कि विंड एंड वाटर से उसमें इरोजन तो नहीं हो गया है। दूसरा क्लाइमेट फैक्टर होता है। तीसरा पानी। चौथा सॉइल। यही तो देखते हैं और यही लिमिटेशन है। यही सब चीज़ें बनाती हैं एक सॉइल को फिट फॉर कल्टीवेशन, और यही चीज़ें क्या बनाती हैं, अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो यही लिमिटेशंस हो जाएंगी। यही बात करेंगे हम लोग लैंड्स नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो जो सुटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ग्रासेस उगाई जाएंगी, फॉरेस्ट होगा वहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सपोर्ट के लिए चीज़ें होंगी, वेजिटेशन होगा वहाँ पर। तो ऐसी लैंड क्या होती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए क्या होती है, अनसुटेबल होती हैं, क्या होती है, नॉट कैपेबल होती हैं, ठीक है। तो इन जगह पर क्या होता है, सपोर्टिंग जो है वाइल्ड लाइफ हो जाती है, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह बना दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसी जगहों पर ग्रोइंग ग्रासेस होती हैं, मतलब ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बन जाती हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर कल्टीवेशन हो सकती है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर लैंड्स को, इन पर्टिकुलर लैंड्स को 8 क्लासेस में यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के द्वारा क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये जो जमीनें हैं इनको 8 श्रेणियों में बांटा गया है अमेरिका सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के थ्रू, ठीक है, यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के थ्रू।
तो इन जो 8 जो क्लासेस जो श्रेणियां बनाई गई हैं जो भूमि की, इनमें जो 4 तक जो श्रेणी है, मतलब श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4, तो ये क्या है, फिट फॉर कल्टीवेशन है। ये जो है आपकी खेती करने के लिए जो है फिट है एक तरीके से। और रेगुलर अगर आपको जो खेती करते हैं जिन श्रेणियों में, वो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो 1 से लेकर 3 तक की जो क्लास श्रेणी है जो भूमि की, वो क्या होती है, रेगुलर कल्टीवेशन के लिए फिट होती है। जो 4th है वहाँ कल्टीवेशन कर तो सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं कर सकते हैं। बाकी जो 5 से 8 है वो कल्टीवेशन के जो है पर्पज में नहीं आती हैं, वो आपकी जो है यही ग्रासेज एंड फॉरेस्ट्री वाले पर्पज पे आती हैं, ठीक है। तो क्लास 1 के बारे में जान लेते हैं, अब इन सभी श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं जरा, कि कौन सी श्रेणी जो है क्या कहती है। तो देखिए श्रेणी 1 के बारे में जानते हैं। तो क्लास 1 जो है आपकी, ये कहती है कि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। वेल सूटेड होती है किसके लिए, इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन आप यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि एक्सटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम और इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, तब आप यहाँ पर इसका मतलब समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप सर्च कर लीजिए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम बाय एग्रीकल्चरल साइंसेस, तो आपको क्या होगा, टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो इसमें फीचर ये है कि परमानेंट इरिगेशन सिस्टम होता है श्रेणी 1 भूमि के पास, वेल ड्रेन्ड लेवल लैंड्स होते हैं, हाई होल्डिंग वाटर कैपेसिटी होती है इसके पास, क्रॉप मैनेजमेंट होता है जैसे कि फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन जैसी चीजें यहाँ पर अपनाई जाती हैं। इसमें एग्जांपल जैसे कि एलुवियल सॉइल्स होंगे या इंडो गंगेटिक प्लेन्स की सॉइल जो कि होती हैं आपकी, तो वो क्या है, इसके उदाहरण है। मतलब जो एलुवियल सॉइल होगी इंडो गंगेटिक प्लेन्स की, वही क्या है, श्रेणी 1 में रखी जाएंगी। दूसरा बात करें श्रेणी द्वितीय की, मतलब क्लास 2 की बात करें, तो यहाँ पर कुछ मॉडरेट लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके मॉडरेट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जेंटल स्लोप रहता है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। मॉडरेट इरोजन हैजर्ड रहता है, मतलब कि मॉडरेट यहाँ पर चांसेस होते हैं कि इरोजन हो पाए। इनएडिक्वेट सॉइल डेप्थ होती है, लेस देन आइडियल स्ट्रक्चर एंड वर्केबिलिटी, स्लाइड टू मॉडरेट एल्कली और सलाइन कंडीशन होती है आगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एल्कलिनिटी और सैलिनिटी दोनों होती है इस श्रेणी की भूमि में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो है ड्रेनेज सिस्टम भी उतना बेहतर नहीं होता है क्लास 1 के हिसाब से, लेकिन फिर भी यहाँ पर कल्टीवेशन क्या है, हम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो यहाँ की जो श्रेणी की जो मृदा होगी वो कौन सी होगी, डीप रेड सॉइल होगी, मतलब गहरी लाल कलर की होगी और काली मिट्टी होगी, जो है आपकी श्रेणी 2 की मिट्टी के उदाहरण है आपके, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब कि इसमें आपको श्रेणी 1 के जैसा अगर कल्टीवेशन चाहिए तो स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, ठीक है, ग्रास वाटरवेज एंड क्रॉप रोटेशन की मदद से आप जो है इसके बराबर को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जान लिया श्रेणी 1 और श्रेणी 2 का डिफरेंस। कुछ नहीं है, मतलब कि श्रेणी 1 ये है कि इसमें सब अच्छा है, और श्रेणी 2 में यह है कि थोड़ा बहुत इसमें कम कर देना है हर चीज़, जैसे कि सैलिनिटी डाल दीजिए, एल्कलिनिटी डाल दीजिए, ड्रेनेज अच्छा नहीं है, स्लोप थोड़ा सा जेंटल स्लोप कर दीजिए, इरोजन कर दीजिए थोड़ा, मतलब हल्का हल्का जो है चीज़ें यहाँ पर छिड़काव कर दीजिए, ठीक है। तो वही जो है श्रेणी 2 में हो जाएगा आपका। अब बात करें क्लास 3 और क्लास 4 के बारे में, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि क्लास 3 में भी क्या होगा कि थोड़ा सा लिमिटेशन सीवियर हो जाएंगी, स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। जैसे कि वहाँ पर जेंटल स्लोप था तो यहाँ पर मॉडरेट कर दीजिए, हाई इरोजन कर दीजिए, थोड़ा सा वेरी स्लो वाटर परमिबिलिटी कर दीजिए, सैलो डेप्थ कर दीजिए, रूट जोन रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लो कर दीजिए, फर्टिलिटी को क्या कर दीजिए, लो कर दीजिए, एल्कलिनिटी वहाँ पर हल्की थी तो यहाँ मॉडरेट कर दीजिए, सैलिनिटी मॉडरेट कर दीजिए, सॉइल स्ट्रक्चर को थोड़ा अनस्टेबल कर दीजिए। तो ये आपकी क्लास 3 में आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ की उदाहरण कैसे होंगे सॉइल के, तो रेड सॉइल होगा, सेल रेड, मतलब थोड़ा हल्की रेड सॉइल होगी, थोड़ा सा सलाइन ब्लैक सॉइल होगी, ठीक है। मैनेजमेंट यही है कि जो क्लास 2 में आपने मैनेजमेंट किया वही सब यहाँ पर कर लीजिए, तो आप क्लास 2 के जैसे जो है यील्ड आपको प्रोडक्शन यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हैं किसका, ग्रास का लेग्यूम के साथ, तो आपको यहाँ पर एक बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। वही बात करें क्लास 4 श्रेणी चतुर्थी के बारे में, ठीक है, चतुर्थी तो बोलते हैं चौथे को हिंदी में, चलिए जो भी बोलते हैं आप उसको समझ गए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सीवियर था, अब चौथे में आ जाइए वेरी सीवियर में। देखिए हम लोग चीज़ें समझिए आप, देखिए यहाँ पर एकदम सब बढ़िया था, फिर हम थोड़ा स्लाइड पे आए, स्लाइड के आने के बाद मॉडरेट पे आए, अब क्या हो गए, थोड़ा वेरी सीवियर पे जा रहे हैं, थोड़ा मॉडरेट से ऊपर लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम चीज़ों को खराब करते हुए चले जा रहे हैं, ये स्टेप है खराब करने का तरीका, और इसी तरीके से आप क्लास को याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए वेरी सीवियर लिमिटेशन यहाँ पर देखा जाएगा चॉइस ऑफ क्रॉप्स में, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको जो है
जो फसल का चुनाव करेंगे उसमें बहुत आपको लिमिटेशन दिखेगा, आप कैसे उसको चुनाव करेंगे आपके लिए थोड़ा कठिनाई होगी वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओकेजनल कल्टीवेशन होता है, मतलब सब, मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर कल्टीवेशन कर पाएंगे आप, ओकेजनल कल्टीवेशन आप ऐसी मृदाओं पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो पास्चर्स एंड हे होते हैं, मतलब गायों का जो चारा और ये जो आपका हरी जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं वो सब यहाँ पर ज़्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। मतलब एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। बहुत केयरफुल मैनेजमेंट चाहिए इसमें। जो सॉइल के जो उदाहरण है वो कैसा होगा, सैलो सॉइल्स होंगी, सलाइन सॉइल होंगी और अल्कलाइन सॉइल होंगी श्रेणी 4 में। श्रेणी 5 और श्रेणी 6 को देखते हैं हम। तो यहाँ पर लिमिटेशंस कुछ इस प्रकार हैं कि आपके स्ट्रीम फ्लो में इंटरफेरेंस दिखेगा, मतलब जो पानी का जो फ्लो है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, मतलब कि सॉइल आपकी क्या होगी, बराबर नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी, ठीक है। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होगा, काफ़ी शॉर्ट जो है ग्रोइंग सीजन आपका क्या होगा, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। स्टोनी और रॉकी सॉइल्स होगी। पॉन्डेड एरियाज जहाँ पर ड्रेनेज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो है फीचर्स होंगे आपके क्लास 5th के, मतलब श्रेणी 5 की मृदा में। यहाँ पर पास्चर्स भी नहीं बनाए जा सकते हैं। ये बेसिकली आपके फॉरेस्ट्री वगैरह जो खुद से जो है आपके यहाँ पर जो यूँ कहें कि प्लांट उग जाएंगे वही जो है माने जाएंगे कि वही यहाँ पर उग सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ के जो एग्जाम्पल है मृदा के वो हैं एरिड सॉइल के, रॉकी सॉइल्स और अनइवन एंड रोलिंग सॉइल्स, ठीक है। 6वीं में बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट लिमिटेशन है 5वीं के हिसाब से। यहाँ पर क्या है, ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री वगैरह वही चीज़ें जो यहाँ पर हैं वही क्लास 6वीं है आपकी। बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लिमिटेशन हल्की यहाँ पर मॉडरेट रहेंगी। 7वीं में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है सिवाय वाइल्ड लाइफ और ग्रेजिंग एंड वुडलैंड के अलावा, ठीक है। वहीं 8th की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी रफ लैंड होती है, कुछ भी यहाँ पर नहीं कल्टीवेट किया जा सकता है। और इसके एग्जाम्पल हो गए आपके सॉइल के, जैसे कि सैंडी बीचेस वगैरह हो गए, रिवर वॉचेस वगैरह हो गए। तो आई होप इन श्रेणियों को आप समझ सके हैं। बेसिकली आपको 3 श्रेणियों को याद रखना है, जो कि आपकी श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। इन 4 को याद रखिए, बाकी सब तो खराब ही खराब आपको लिख देना है और कुछ नहीं लिख देना है, ठीक है। बेसिकली 4 ही ऐसी श्रेणी है जहाँ पर कल्टीवेशन किया जा सकता है, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। बाकी उनमें तो कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, बाकी हर जगह वही आपको लिख देना है, पास्चर्स, ग्रेजिंग, वुडलैंड एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो अब आपका आ जाता है जो है समोसे के साथ चटनी वाला स्लाइड, जहाँ आपको नॉलेज मिलती है एक्स्ट्रा और उनका थैन के अलावा। तो देखिए, ये अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कैसा लगता है। मैं जब आपको एक अलग से फैक्ट बताता हूँ एग्रीकल्चर से संबंधित। देखिए क्या हुआ कि पूसा FSF क्या है, फार्म सन फ्रिज। तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए जो आपका ICR और जो IARI है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक फार्म ग्रीन एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया है, जिसे आप बोलते हैं पूसा FSF, ठीक है। उसी को आप फार्म सन फ्रिज बोल रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी के बेस पर एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया है आपके ICR एंड IARI के साइंटिस्टों ने मिलकर, ठीक है। तो इस FSF में क्या है, और इसके साथ एक और टेक्नोलॉजी को इन्होंने डेवलप किया है। ये टेक्नोलॉजी ये है कि जो आपका व्हीट होता है गेहूं, तो गेहूं के अंदर पाया जाता है ग्लूटेन। क्या पाया जाता है, ग्लूटेन। और इसी ग्लूटेन की मात्रा के होने के कारण जो गेहूं का आटा होता है वो क्या होता है, लचीला होता है। अब लचीला होता है, अब तो किसमें ग्लूटेन नहीं होता है, ग्लूटेन आपका नहीं होता है मक्के के आटे में और बाजरे के आटे में, ठीक है। जो बाजरा का आटा होता है और मक्का का आटा, इसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है व्हीट के कंपैरिजन में, इसलिए इसका आटा क्या होता है, कठोर। इसकी रोटियां क्या होती हैं, थोड़ा सा टाइट रहती हैं इसकी तुलना में, गेहूं के आटा की तुलना में, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है कि जो वैज्ञानिक है हमारे ICR एंड IARI की, इन्होंने क्या किया कि जो व्हीट का जो ग्लूटेन का जो कंटेंट है इसको एक्सट्रैक्ट करके हम बाजरा और मक्का के आटे में यदि मिला दें तो क्या होगा, जो हार्ड जो चपाती बन रही थी, जो रोटी जो उसकी टाइट बनती है, तो उसको क्या कहते हैं, लचीलापन उसमें लाया जा सकता है। और लचीलापन आ जाएगा तो क्या होगा, ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसकी रोटी जो होती है बाजरा और मक्के की, काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है और काफ़ी बेनिफिशियल होती है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, ठीक है। इसीलिए जो है क्या होता है, जो पहले के लोग थे, पुराने ज़माने के जो बुजुर्ग थे, वो लोग हमेशा जो है आटा जो है खाली गेहूं का नहीं खाते थे, उसमें चने का आटा, ठीक है, मक्का वगैरह, बाजरा वगैरह जो है खाया करते थे, इसलिए काफ़ी मजबूत रहते थे वो लोग। तो आई होप आप सभी लोगों ने जो है बाजरा और मक्के का आटा खाया हो। जिन जिन ने खाया है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हीट फ्लोर एंड बाजरा का जो फ्लोर है किन किन लोगों ने खाया हुआ है। तो देखिए अब थोड़ा समझ लेते हैं FSF के बारे में।
तो जो पूसा FSF है ये 100% सोलर पावर्ड बैटरी लेस कोल्ड स्टोर है। क्या है? बैटरी लेस कोल्ड स्टोर है, जो कि 2 टन की क्षमता का बना हुआ कोल्ड स्टोर है। क्या है? यहाँ पर आप 2 टन तक जो है प्रोड्यूस रख सकते हैं, अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं, जो कि फ्रेशली हार्वेस्टेड प्रोड्यूस है। ठीक है, ये क्या करेगा, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस आपका दिन के दौरान आपको इतना तापमान बनाकर चलेगा, और रात्रि के समय आपका 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा आपके इस कोल्ड स्टोर में। इसका जो रूफटॉप होगा सॉरी इसका जो रूफटॉप होगा वहां पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे, और इस पूसा FSF की टेक्नोलॉजी से आप समरसेबल पंप भी चला सकते हैं, और एयर कंडीशनिंग, जो आप एयर कंडीशनर्स लगा हुआ है वो भी बहुत ही एफिशिएंट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बेहतर एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूजफुल एप्लीकेशन है। अब बात करें तो जो एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे हम लोग ग्लूटेन की फ्रॉम व्हीट डो, तो ये भी वैज्ञानिकों ने जो है देखा कि जो बाजरा, ज्वार, मेज, रागी, ये मिलेट्स क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन की मात्रा, विटामिन, मिनरल्स और क्रूड फाइबर जैसे और न्यूट्रिएंट्स जो व्हीट में होते हैं इसकी मात्रा में कम होते हैं। ठीक है, तो व्हीट की मात्रा में क्या होते हैं, व्हीट की में यूँ कहें कि गेहूं के आटे में ये सब लेवल्स क्या होते हैं, इनके कंपैरिजन में कम होते हैं। मतलब कि गेहूं के आटे में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बाजरा, ज्वार, मेज और रागी की तुलना में कम होती हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सब गेहूं की मात्रा में गेहूं में कम पाया जाता है। ठीक है, बल्कि बाजरा, ज्वार, मेज, रागी में ज़्यादा पाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो जब रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स तो हमें ये करना, इन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। बट क्या है, इनका आटा बहुत टाइट हो जाता है, तो ग्लूटेन कंटेंट अगर व्हीट से निकाल के इनमें डाल दिया जाए तो यही चीज़ जो व्हीट वाले आटे में है वही चीज़ इसमें आ जाएगी। तो इसी को साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया है। तो ये कह रहे हैं कि जो ग्लूटेन है, तो कह रहे हैं कि बट डोंट हैव एनी ग्लूटेन प्रोटीन्स विच रिजल्ट इन द पुअर डो क्वालिटी। बट इसमें क्या है कि ग्लूटेन कंटेंट नहीं होता है जो कि पुअर डो क्वालिटी को क्या करता है, रिजल्ट कर देता है। तो हम क्या करेंगे, ग्लूटेन कंटेंट को उठा के डाल देंगे बाजरा, मेज और रागी जैसे फ्लोर में। तो साइंटिस्ट ने ये डेवलप कर लिया है ग्लूटेन बेस्ड जो है फ्लोर, बाजरा के फ्लोर में और मक्के के फ्लोर में, और इसका नाम दिया है हल्लूर। क्या नाम दिया है? हल्लूर। तो इस ये जो है टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्ट ने क्या की है, डेवलप कर ली है। तो आई होप आप समझ गए हैं पूसा FSF के बारे में और इस एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लूटेन की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप सोशल मीडिया पर मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। यह मेरा इंस्टाग्राम चैनल, इसको आप सर्च कर यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आई होप आपको सेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपकर जो है खुला हुआ है, वहाँ पर आप बेहतर तरीके से कोई भी क्वेरी हो आपकी वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।